आजकल भाग-दौड़ की जिंदगी में योग एवं आयुर्वेद चिकित्सा का महत्व बढ़ता जा रहा है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय में वैद्य भी समय-समय पर प्रत्येक गांव, शहरों में अधिकतर मिल जाते थे। वहीं आज बहुत कम ऐसे वैद्य हैं जो नाड़ी चिकित्सा पद्धति से देखकर रोग का इलाज करते हों। आज लखनऊ में ऐसे ही वैद्य घराने से परिचय कराते हैं। जी हां, निषादगंज गली नंबर 6 में स्वर्गीय सोमदत्त शर्मा आयुर्वेदाचार्य के सुपुत्र वैद्य अजय दत्त शर्मा से अजय क्लिनिक में एक मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा से जीवन में कैसे स्वस्थ व निरोगी रहें। देखिए संपादक सुभाष निषाद की विशेष बातचीत वैद्य अजय दत्त शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, आई कनेक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जो कि आयुर्वेद के क्षेत्र में काफ़ी पुराना नाम है। जी हाँ, हम आज राजधानी लखनऊ के निषादगंज गली नंबर 6 में अजय क्लिनिक पर आए हैं और आपसे मुलाकात कराना चाहेंगे। हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर अजय दत्त शर्मा जी और ये काफ़ी चर्चित नाम है और ये नाड़ियों को देखकर आपके स्वास्थ्य का हालचाल बता देंगे, आपकी बीमारियों को बता देंगे। तो हम मिलाना चाहेंगे डॉक्टर अजय दत्त शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये बताइए कि आपको तो कानपुर में 2019 में आपको आयुर्वेद के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। क्या कहना चाहेंगे आज जो समाज हमारे समाज में जो तरह तरह की बीमारियां हैं आयुर्वेद से अनभिज्ञ है, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, स्वस्थ रहने के लिए पहली ज़रूरत है हमारी जैविक घड़ी ठीक रहना चाहिए। जैविक घड़ी से मतलब समय पर सोना, समय पर भोजन और बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति, मानसिक भ्रम की स्थिति ना रहे। तो आजकल यही गड़बड़ हो गया है। अब बहुत सारे लोग रात्रि में काम करते हैं, बहुत सारे लोग अनायास देर तक घूमते रहते हैं, भोजन उनका बाहर हो गया, घर में नहीं हो रहा। तो भोजन और भजन आपकी निष्ठा, आस्था और आपकी ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए। अब ये सब ठीक ना होने की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो बीमार ना होने के लिए आवश्यक ये थोड़ा शारीरिक श्रम करें, चलें। आजकल इतना प्रदूषण और वाहन का उपयोग होने लगा, लोग ज़रा भी पैदल नहीं चलना चाहते, ज़रा व्यायाम नहीं करना चाहते, ज़रा योग नहीं करना चाहते। तो ये सब स्थिति अपने उसमें लगना चाहिए। और स्वास्थ्य आध्यात्मिक प्रोडक्ट है जीवन का। हम लोगों को कभी कभी उपवास भी करना चाहिए, कभी लंघन करना चाहिए। आजकल लोग प्रायः लंघन और उपवास में अंतर ही नहीं समझते। लंघन है अगर आपके शरीर में ज़्यादा मेद है, ज़्यादा फैट है, ज़्यादा वजन है तो लंघन करना चाहिए। उपवास हमारी आध्यात्मिक स्थिति है। जब हम जाते हैं और किसी त्यौहार पर किसी आश्रम में गुरुजी के पास और हम स्वेच्छा से ये तय करते हैं अब से हम झूठ नहीं बोलेंगे, अब से हम प्याज नहीं खाएंगे, अब से हम लहसुन नहीं खाएंगे, अब से हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। ये विभिन्न लोग अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी आदत के हिसाब से प्रण लेते हैं। ये लंघन है, उपवास है। तो इस उपवास को और लंघन को लोग एक ही मानते हैं, ये ठीक नहीं है। और इसीलिए 2016 में जापानी लोगों को जो जैव विज्ञान के जो अध्येता थे उन लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया उपवास पर। और तो उसकी महत्ता को लोगों को समझना चाहिए। अभी हम लोग भूख लगती नहीं है उसके बीच में खाने लेते, इन बिटवीन नहीं खाना चाहिए। नाश्ते के बाद भोजन, भोजन के बाद फिर रात में भोजन। हम जब चाहते हैं ज़रा कोई साथ आए, 2 समोसे खा लिए, 2 खस्ते खा लिए, 2 पूड़ी खा ली, आमलेट खा लिया, कुछ चाट खा ली, होटल चले जा रहे हैं, खा रहे हैं
और ये केवल मरीजों की या बीमार की बात नहीं, मैंने देखा बड़े बड़े चिकित्सक, कार्डियोलॉजिस्ट जो बड़े बड़े लोगों को दिन भर उपदेश देते हैं, तुम्हें फैट नहीं खाना, तुमको ये नहीं खाना, और रात में 5 स्टार होटल में बैठे हुए मुर्गे की टांग को वही खाते हुए मैंने देखा है। दिन भर कहते हैं तुम्हें दारू ठीक नहीं है, उन लोगों को मैंने देखा है कि ड्रिंक कर रहे हैं। तो इस मामले में हमें सावधानी की आवश्यकता है। तो ये आयुर्वेद का जो बढ़ता दायरा है आज के समय में, पहले तो बहुत ये लोगों में जानकारी थी, लेकिन आज जानकारी का अभाव है। जैसा कि आपने बताया कि लोग जो है जानते नहीं पूरी तरह से, इसलिए अपना इलाज नहीं कर पाते हैं। लोग आजकल योगा पर ध्यान देने लगे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? योगा किस तरह से जीवन में उपयोगी है, वहीं आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं वो किस तरह से उपयोगी हैं? देखिए, भगवान शिव को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने योगा को दुनिया में मानवता की सेवा के लिए आशीर्वाद स्वरूप दिया। और पाणिनि पहले योगाचार्य और गुरु माने गए। उन्होंने योग की डेफिनेशन दी है, चित्त निवृत्ति इति योगा। और चित्त हमारा लगा हुआ है, वो शांत नहीं हुआ है, तब योग बेकार है। तो सबसे पहले हमें योग के लिए तैयार होना, उसके लिए तो अपने आप को तैयार करना ये आवश्यक है। और जब योग को तैयार, उसका पहला एग्जाम्पल अर्जुन के उस बात को माना जब चिड़िए पर निशाना लगाया था, चिड़िए की आँख पर, तो उन्होंने बिल्कुल अपनी चित्त की निवृत्ति कर उस चिड़िया की आँख की ओर साधा, निशाना साधा और वो कर लिया। अभी बाकी लोगों से पूछा गया, कौरवों से, दूसरे लोगों, किसी को पेड़ दिखाई दे रहा, किसी को सब दुनिया दिखाई दे रही, वो कोई ये काम नहीं कर पाया। तो योग बहुत अच्छा है, बहुत उपयोगी है। आयुर्वेद जो है ये ऋतुचर्या पर ध्यान देता है। हमारे यहाँ 6 ऋतुएँ हैं, उन 6 ऋतुओं के हिसाब से भोजन करना चाहिए। हमारे यहाँ सुबह, दोपहर, शाम उस पर भोजन अलग है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, नाश्ता हमें राजा की तरह करना चाहिए, दोपहर का भोजन गृहस्थ की तरह से करना चाहिए, और रात्रि का भोजन रंग की तरह से न्यूनतम करना चाहिए। हफ्ते में 1 आध दिन अगर हम लंघन कर लें तो और अच्छा रहेगा। और अब बीमार होने के बाद तो लोग लंघन कर रहे हैं, जैसे किसी को किडनी डिजीज़ में, रीनल फेल्योर में, क्रॉनिक रीनल फेल्योर में बताया जाता है सब पानी कम पी रहे हैं मजबूरी में। मैंने देखा आधा लीटर में दिन भर काम चला रहे हैं। तो ऐसे ही बीपी में है, तो हम लोगों को नमक ना खाइए, इसकी नौबत ही क्यों आए? हम स्वस्थ रहें, उन जीवन की बेसिक चीज़ों को मेंटेन रखें तो स्वस्थ बने रहेंगे। तो कहने का मतलब आज का जो दौर है, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का भी दौर कहा जा सकता है, योगा का भी दौर कहा जा सकता है। वहीं आयुर्वेद में लोगों की जागरूकता बढ़ी है। तो आपने बताया कि अपनी दिनचर्या को ध्यान में रखिए और इधर उधर की तली चीज़ें और फास्ट फूड न खाएं, ऐसा। और डॉक्टर स्वयं सलाह देते हैं, वही डॉक्टर खुद खाते हैं। तो इसको भी समझने की, जागरूक होने की ज़रूरत है। आपने बिल्कुल बिल्कुल। अब चलते चलते आखिरी सवाल, किस तरह से अपनी दिनचर्या बनाएं कि लोग अपने जीवन में सुखी रहें, निरोगी भी रहें? भारत में जो आध्यात्मिक देश है, सनातन परंपरा ये थी, हम लोग ब्राह्म मुहूर्त में उठते थे और अपना दिन पूजा पाठ के बाद शुरू करते थे। आजकल हम देर से सोते हैं, देर तक उठते हैं, यहीं से शुरुआत गड़बड़ हो जाती है। इसी को ठीक करें, भोजन जितना ज़रूरत है उतना खाएं। हम ज़रूरत के हिसाब से नहीं ओवर ईटिंग करते हैं, वजन बढ़ता है, समस्याएं बढ़ती हैं। उससे बचने के लिए जितनी ज़रूरत है शरीर को उतना भोजन करें। अधिक से अधिक फलाहार का भी लोग प्रयोग करते हैं, अधिकतर हमने देखा है। बिल्कुल, भोजन में सलाद और फलाहार ये आधा होना चाहिए और आधे में ही हम बाकी भोजन करें। रोटी खाएं, सब्जी खाएं, चिकनी चीज़ों का कम प्रयोग करें, मीठे का कम प्रयोग करें। आप
आप नसों से आप नाड़ियों से आप देखते हैं, नाड़ी से जिस तरीके से देखते हैं तो आप उनका उपचार विधि भी बता देते हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, आजकल ऐसे वैद्य बहुत कम हो गए हैं। तो आप शहर में एक, हमको लगता है इकलौते एक ऐसे वैद्य हैं जो नाड़ियों से देखते हैं। तो समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो आए आपके पास, चिकित्सा कराए नाड़ियों के माध्यम से और आयुर्वेद के क्षेत्र में वो जागरूक बने, क्या कहना चाहिए? देखिए, बैंक में जब हम खाता खुलवाने जाते हैं तो हमारी आईडी ली जाती है। हर मनुष्य का उसकी नाड़ी के आधार पर उसके शरीर का जानकारी मिलती है और उसकी आईडी तय होती है। तो इस आईडी के आधार पर ही चिकित्सा की जाती है, बाकी किसी और पैथी में ये सुविधा नहीं है बात पित्त कफ पर। और आज एक दूसरा मैं टीवी पर विज्ञापन देख रहा हूँ, बात पित्त कफ का खंड कर दिया। ये बड़ा उपहासजनक बात है। बात पित्त कफ की जीवन की जैविक गतिविधियों के लिए आवश्यकता है, खंड करना ये आयुर्वेद का मजाक उड़ाना। तो हमें ज़्यादा विज्ञापनों के अंतर बजाय किसी योग चिकित्सक से अपनी पहले शरीर रचना, शरीर क्रिया, शरीर इसका निदान तय कराना चाहिए। बात पित्त कफ की आज की तारीख में स्थिति क्या है, विकृति क्या है, उस हिसाब से चिकित्सा लेनी चाहिए। डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए लोग तरह तरह के इलाज कराते हैं, एलोपैथिक पर ध्यान देते हैं, होम्योपैथिक पर कुछ लोग इलाज कराते हैं, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा के प्रति लोग जागरूक कम है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आदमी ठीक से ध्यान दे तो केवल आहार में परिवर्तन से ही चिकित्सा की जा सकती है। औषधि की ज़रूरत जो लोग नहीं कर सकते परिवर्तन, उनको पड़ती है, और वो भी थोड़े दिन। आयुर्वेद स्वावलंबी बनाता है आदमी को, औषधि थोड़े दिन, और जो कंट्रोल है वो थोड़े दिन का ये रखता है। जबकि एलोपैथी उसको हमेशा के लिए औषधि के पीछे खड़ा कर देती है। तो औषधि कम से कम लें और जिन चीज़ों का परहेज़ बताया जाए वो परहेज़ करें। कोरोना काल में आपने बड़ा चिकित्सा कार्य किया है, सहयोग किया है लोगों का, और आपको सम्मानित भी किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। विशेष आपको जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विशेष जो है इसी क्षेत्र में काम करने के लिए सम्मानित भी किया गया, क्या कहना चाहिए? आयुष सम्मेलन कानपुर में हुआ था, वहाँ उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मुझे भी पुरस्कृत किया था। आयुष विभाग द्वारा ये आयोजित था। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, और ये हमारी ड्यूटी है जो करते रहते हैं हम लोग, तो उसे मैं कोई ख़ास बात नहीं मानता। अपने कर्तव्य पथ का एक चलने वाला ही मानता हूँ, तो उनको धन्यवाद देता हूँ। तो यानी कि आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए अपने नियमित दिनचर्या को बदलना पड़ेगा, और वैद्य जी जो अजय दत्त शर्मा जी ने बताया कि अपने जीवन को, अपने खान पान को बदलिए और योगा भी करिए, और आयुर्वेद पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, एलोपैथिक पर कम ध्यान दीजिए, क्योंकि अपने अलग से दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने खान पान को दुरुस्त रखिए, तभी आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। तो हमने बात किया प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर अजय दत्त शर्मा जी से राजधानी लखनऊ में, जो कि निषादगंज गली नंबर 6 में इनका अजय क्लिनिक है, और यहाँ पर लोग आते हैं, नाड़ियाँ दिखा के अपना इलाज कराते हैं। वैद्याचार्य डॉक्टर अजय दत्त शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर अजय दत्त शर्मा जी, जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में बताया कि किस तरह से अपने जीवन में अपनाएं और सुखी और निरोगी रहें। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।